दोस्तों फ्राइडे को यस बैंक के स्टॉक में लगभग 2.5% की गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में जबरदस्त गिरावट। एक तरह से बाजार क्रैश कर गया। इंट्राडे में लगभग 1100 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी बीएसई सेंसेक्स में। अब ये गिरावट हुई अदानी ग्रुप की वजह से। अदानी ग्रुप के ऊपर जब से अमेरिकन रिजर्व फर्म ने जो ब्लेम लगाया उसके बाद में देखें तो यहाँ पे त्राही त्राही मची है और सारे के सारे स्टॉक तो गिरे रहे, लेकिन उसका ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो है बैंकिंग शेयरों पे, स्पेशली सरकारी बैंकों पे, क्योंकि बहुत सारा लोन लेकर रखा हुआ है अदानी ग्रुप ने इन बैंकों से और इस वजह से बैंकिंग शेयर एक तरह से पूरी तरह से क्रैश कर गए। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे क्या वजह है और क्या आने वाले समय में यस बैंक को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा? क्या आने वाले समय इसकी प्राइस और नीचे जा सकती है या फिर इस समय इस मौके का फ़ायदा उठा के हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे यस बैंक की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार तो हो चुका है। अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है 81 बॉन्ड्स का। तो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या फिर इस मामले से भी यस बैंक पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी? तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम एक तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो प्रशांत कुमार ने लेटेस्ट बयान दिया है उसके क्या मायने हैं उसको भी समझेंगे और क्या यस बैंक के लिए जो बुरा वक्त था वो खत्म हो चुका है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो क्लोजिंग 59,330 के स्तर पर रही। 874 पॉइंट की गिरावट रही। 1.45% गिरा बीएसई सेंसेक्स और इंट्राडे में 1100 पॉइंट की भारी गिरावट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई जम के बिकवाली कर रहे और बहुत भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे। अब एक तो अदानी ग्रुप का ये जो मामला निकल के आया उसका इफेक्ट और दूसरी तरफ एफआई बाजार से वैसे भी दिसंबर से लगातार अपना जो भी माल है बेच रहे और यहाँ से निवेश निकाल के वो चाइना के बाजार में लगा रहे, क्योंकि चाइना का बाजार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। पहले ही जब से इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की थी उसके बाद में चाइना के बाजार में लगातार गिरावट जारी थी, जबकि हमारे बाजार में हमें रोज नई हाई देखने को मिल रही थी। ऐसे में एफआई ने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाया, अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वहाँ पे निवेश करे निचले लेवल से, लेकिन जल्द ही वहाँ से वो फिर इंडिया के बाजार में आएंगे क्योंकि इंडिया का बाजार वाकई में मजबूत है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,604 के स्तर पर क्लोजिंग देखिए 1.61% की गिरावट थी और 17,750 का जो मजबूत सपोर्ट था वो टूटा है फिलहाल। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा जो मजबूत इसके लिए अभी सपोर्ट बचा है वो है 17,200 का। ये जब तक नहीं टूटेगा फिर से बाउंस बैक की संभावना बनेगी, आपको खास ध्यान रखना है। 17,200 का अगर लेवल टूटा तो एक भारी गिरावट का माहौल बन जाएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40,345 के स्तर पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 3.13% की बहुत भारी गिरावट हुई है और निफ्टी पीएसयू बैंक तो क्रैश कर गए पूरी तरह से। 3,821 के स्तर पे 5.43% की बहुत बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी। 20,629 के स्तर पे 2.69% की गिरावट। तो जितनी बड़ी गिरावट बैंकिंग शेयरों में दूसरे है उतनी गिरावट यस बैंक के स्टॉक में नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है क्योंकि इस लेवल पे भी गिरावट में यस बैंक में काफ़ी अच्छी खरीदारी की है लोगों ने। अब यस बैंक की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 17.45 पर रही, जहां पे 2.51% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब ये देख सकते हो कि गिरावट तो हुई है। स्टॉक ऐसे देखें तो 24.75 से स्टॉक 17.5 तक आए। जिसने उस समय प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होगी उसको तो काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि पिछले दिसंबर महीने में भी ये लेवल हमने देखा था और वहाँ से बाउंस बैक भी हुआ। स्टॉक फिर से 21 तक चला गया। तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक फिर से 20 को क्रॉस करेगा, जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी भारी वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 था यस बैंक। अब इतने भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है, अगर यहाँ पे अगर सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग होती तो स्टॉक के अंदर हमें कम से कम 5 से 6% की गिरावट देखने को मिलती, लेकिन गिरावट 2-2.5% के आसपास। इसका मतलब यह कि लोगों ने इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी की है और साथ में अच्छी खासी फिर से खरीदारी भी की है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस गिरावट के बाद जीसीएल सिक्योरिटीज की तरफ से सीईओ रवि सिंघल का कहना है कि यस बैंक के शेयरों में जो गिरावट हुई इसके पीछे 2 बड़ी वजह। एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट से जो फैसला निकल कर आया है वो उनके फेवर में नहीं है और दूसरी तरफ जो Q3 का रिजल्ट है उस रिजल्ट में नतीजे में कुछ कमी रह गई है क्योंकि इस बार प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा रखा गया और इस वजह से अगर आप देखें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरा है। लेकिन इस समय अगर स्टॉप लॉस 17 का लगा के आपको स्टॉक में होल्ड करने की सलाह दी गई है, आपको भी बने रहना है इसमें। दूसरी तरफ देखें तो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज की तरफ से चिन्मय बारवे का कहना है कि यहाँ पे आपको 17 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है और चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है कि इस लेवल से बाउंस बैक हो जाएगा और स्टॉक फिर से 20 और फिर 22 का लेवल दिखा सकता है। तो ये देख सकते हो रिसर्च एनालिस्ट राय निकल के आ रही है, वो ये कह रही है
कि स्टॉक फिर से बाउंस बैक देगा और 17 के आसपास का मजबूत सपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखिए। ये टूटेगा तो फिर थोड़ी सी गिरावट और बनती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि चिन्मय बारवे की तरफ से कहा गया है कि अगर स्टॉक गिर के 15 तक आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी के लिए, यानी उस लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो दाव लगा सकते हैं, आने वाले समय डेफिनेटली उनको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में गिरावट के पीछे वजह बनी है कि अडानी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोन दिया गया है, स्पेशली सबसे ज़्यादा लोन है वो एसबीआई की तरफ से, और एसबीआई में इसीलिए काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने भी यहाँ पे लोन दिया हुआ है अडानी ग्रुप को। और आप देख सकते हो कि जब एक रिपोर्ट निकल कर आई अमेरिका से, जो रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग, उनकी रिपोर्ट जो निकल कर आई कि 85% यहाँ पे जो है ओवर वैल्यू दिखाई दे रहे हैं शेयरों में और आने वाले समय यहाँ पे गिरावट संभव है। उनका कहना है कि इनका जो कामकाज करने का तरीका है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है और बहुत सारी हेर फेर है। उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो काम चल रहा है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से नहीं चल रहा और इसने पूरा मामला बिगाड़ा। और अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन बैंकों की कंडीशन ख़राब होने वाली है, जो पैसे है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्या इनकी एनपीए बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एसबीआई का जो लोन है जिसके हिसाब से कंडीशन बनी हुई है, या फिर दूसरी सरकारी बैंक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक, तो अब आप ये समझ सकते हो कि इस मामले में यस बैंक को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यस बैंक ने पहले ही जब वापस अपनी शुरुआत की 2020 के बाद में, जब एसबीआई ने इसकी कमान सौंपी थी प्रशांत कुमार को, तब उन्होंने कहा था कि हम अब कॉर्पोरेट लोन नहीं देंगे, यानी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को लोन नहीं देंगे। ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे एनपीए बने उनकी वजह से, जैसे कि एसएल ग्रुप है या फिर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, इन लोगों को उन्होंने लोन दिया, वो सारा का सारा बाद में डिफ़ॉल्ट करके, और इसीलिए इस बार उन्होंने कॉर्पोरेट लोन दिया ही नहीं। उनका जो है एसएमईज और या में एमएसएमईज को ही लोन दिया है। तो ऐसे में इस बार जो ये बड़ा ये जो प्रॉब्लम निकल के आया, उस यस बैंक को उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी नया एनपीए बनने की संभावना नहीं, और पुराना एनपीए जो था उससे तो ऑलरेडी उन्होंने निजात पा ली है जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र करके। तो ऐसे में इस समय इस प्रॉब्लम का कोई भी टेंशन यस बैंक के लिए बिल्कुल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब फिलहाल यस बैंक की एक ही प्रॉब्लम है, वो है 81 बॉन्ड्स की रकम जो काफ़ी बड़ी है, करीब 8000 करोड़ रुपये के ऊपर की रकम है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि हमारे पास बहुत ही मजबूत ग्राउंड है जिसके दम पे हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और वहाँ पे हम ये केस जीत सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जिस तरह से लीगल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है और हमारा लीगल केस काफ़ी मजबूत है। और हमारी जो लीगल एडवाइजर टीम है उनका भी कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पक्ष में फैसला लाने में। यानी कुल मिला के भले ही बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली हो 81 बॉन्ड्स धारकों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट सब सामने रखे जाएंगे, जो उसमें नियम बने उसके हिसाब से जब फैसला होगा तो ये फैसला यस बैंक के फेवर में ही होगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ में कहा है प्रशांत कुमार ने। प्रशांत कुमार का कहना है कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर फैसला आएगा तो फैसला पूरी तरह से हमारे फेवर में होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि आखिर डॉक्यूमेंट के ऊपर काम होता है। सारे डॉक्यूमेंट आज जिस तरह से यहाँ पे पेश किए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे फेवर में है। उनका कहना है कि आरबीआई ने सोच समझ के ही तो बॉन्ड्स की जो रकम थी उसको राइट ऑफ किया था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा ये जो फैसला जो है हम बड़े मजबूती के साथ रखेंगे और वह हमें जीत हमारी ही होगी। और फिलहाल ये अभी इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है, 6 सप्ताह का समय तो हमें दिया गया है अपील करने के लिए, और अपील करेंगे उसके बाद में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीगल ओपिनियन है, हमारे फेवर में है, और इसीलिए हम वहाँ से आराम से जीत जाएंगे। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक में काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ाई है। यहाँ पे देख सकते हो ये 31 दिसंबर की जो लेटेस्ट होल्डिंग है उसमें 64.22 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। एनजे बैलेंस है एडवांटेज फंड है और उन्होंने 1.45% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ने यहाँ पे 20.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 9.63 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.46% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 8.53 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.46% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 7.84 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.46% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा देख सकते हो IIFL क्वांट फंड ने यहाँ पे 3.69 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.02% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने यहाँ पे 2.96 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.88% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मीरे एसेट मिड कैप 150 ETF ने 2.35 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 1.46% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश बढ़ा है, और ये इशारा है कि आने वाले समय डेफिनेटली यस बैंक में फिर से तेजी का दौर शुरू होगा।
सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक की सेहत को अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार आंकड़े इस बार दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें इनके सेल्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -14% था, यानी सेल्स पूरा गिर चुका था, निगेटिव हो चुका था। लेकिन इस TTM 19% पॉजिटिव है, तो सेल्स में अच्छा खासा ही जा पाए। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से खाली 1% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से -20% हो चुका था, और 3 ईयर के हिसाब से भी जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो निगेटिव था 14%, लेकिन इस TTM 129% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों आंकड़े इशारा करें कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है और आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी और काफ़ी स्टॉक नीचे है। इस गिरावट को आपको फायदा उठा के लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।